एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया ऑफ हिप्स। नाउ व्हाट इज़ डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया ऑफ हिप्स? डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया ऑफ हिप्स में एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है हिप जॉइंट की, जिसको हम डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया बोलते हैं। अब बेबी के जो बोन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा ओसिफाइड नहीं होते, सो दे हैव द एबिलिटी टू डिसलोकेट एंड रीलोकेट ईजिली। इसका मतलब है जब बेबी डिलीवर होता है उस दौरान उसके बोन्स वीक होते हैं और ज़्यादा ओसिफाइड नहीं होते। ओसिफाइड का मतलब है उनके ऊपर ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह डिपॉजिट नहीं होती, जो कि उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। सो उनको ये एबिलिटी होती है कि वो डिसलोकेट एंड रीलोकेट कर सकते हैं। ओके, सो इसकी वजह से दूसरी कंडीशंस हो सकती है जिसमें डिसलोकेशन, सबलक्सेशन और डिस्प्लेजिया आ जाती है। डिसलोकेशन में क्या होता है, देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन फिमोरल हेड एंड एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम और फिमोरल हेड जो कि कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। जब उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो प्रॉपर टोटल डिसलोकेशन होगी, तो उनको ये एबिलिटी होगी कि वो डिसलोकेट भी हो सकते हैं, रिलोकेट भी हो सकते हैं। इसका मतलब है वो अपनी जगह पर भी आ जाएंगे, फिर वह अपनी जगह से हट जाएंगे जिसको हम बोलते हैं डिसलोकेट, फिर वापस अपनी जगह पर आएंगे जिसको हम बोलते हैं रीलोकेट। ठीक है, तो इसमें ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। देन सेकंड है सबलक्सेशन। सबलक्सेशन में पार्शियल डिसलोकेशन होती है। इसका मतलब है जो इनके बीच में कांटेक्ट होता है वो टोटली ख़त्म नहीं होता, यानी जो एसिटाब्यूलम है वो कम्प्लीटली उस जो हिप जॉइंट है यानी फेमोरल हेड से उसे कम्प्लीटली डीअटैच नहीं होती है, उसका थोड़ा कांटेक्ट होता है फेमोरल हेड यानी हिप जॉइंट के साथ, जिससे उसकी पार्शियल डिसलोकेशन होती है। ओके, देन लास्ट है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेसिया में जो हिप जॉइंट्स हैं वो प्रॉपर उनको शेप नहीं होती। जब उनको प्रॉपर शेप नहीं होगी तो वो अपनी जो जॉइंट्स हैं उसके साथ प्रॉपर फिट नहीं होगी, करेक्ट वे में फिट नहीं होगी, जिसकी वजह से एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाएगी हिप्स जॉइंट में, जिसको हम डिस्प्लेजिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, तो उनकी शेप ऐसी है कि दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चर फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ही कंसेप्ट है। अगर उनकी शेप सेम नहीं होगी कि वो एक दूसरे के साथ फिट हो तो वे एबनॉर्मल ग्रो करेंगे। ठीक है, लाइक दिस ये डायग्राम है। एक डायग्राम देखें तो एक साइड की जो हिप है वो नॉर्मली जो है वो फिट हो रखी है अपनी हिप की जो जॉइंट है, और दूसरी साइड पे देखें तो दूसरी साइड ये जो एरो वाली साइड है, इस साइड में एबनॉर्मल शेप है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर वे में वहाँ पर फिट नहीं हो पा रहा। जब फिट नहीं होगा तो वहाँ पर डिसलोकेशन और रीलोकेशन अकर होगी, जिसके बाद अगर ये यहाँ पर ही स्टक हो गया है एबनॉर्मल और यहाँ पर ही ग्रोथ हो जाएगी तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी यहाँ पे। ओके, डायग्नोसिस की बात करें तो किस तरह से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। यूट्रस में हम अल्ट्रासाउंड करके चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो 6 मंथ से ओल्डर है उनके लिए एक्सरे का यूज़ किया जाता है। और 2 टेस्ट हैं जिनको हम बार्लो टेस्ट और ओटोलानी टेस्ट बोलते हैं। इन दोनों टेस्ट में हम नॉइज़ेस को चेक करते हैं। अगर इस टेस्ट के दौरान आपको नॉइज़ेस जैसे कि क्लंक साउंड फील हो रहे हैं या फिर सुनने में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है इन बेबीज़ को डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया है। सो बार्लो टेस्ट में हम क्या करते हैं, नीज़ को और हिप्स को फ्लेक्स करते हैं। उस दौरान अगर आपको साउंड सुनने में मिल रहा है और फेल्ट हो रहा है तो इसका मतलब है बार्लो टेस्ट पॉजिटिव है और उस बेबी को डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया है। ऑर्टोलोनी टेस्ट में हम दोनों को लेटरली फ्लेक्स करते हैं, लेटरल साइड पर मूव करवाते हैं, एक को ऊपर करके और नीचे करके। तो इस दौरान अगर आपको कोई एबनॉर्मल क्लंक साउंड सुनने में मिल रहा है तो इसका मतलब है ये टेस्ट भी पॉजिटिव है और इस बेबी को डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया है। तो ये 2 टेस्ट डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया को डायग्नोस करने के लिए यूज़ की जाती है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया की वजह से एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फिमोरल हेड हो सकती है, क्योंकि बार बार जब वो जॉइंट जो है वो अपनी जगह से हिल जाएंगी तो सराउंडिंग में जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा। जब उनके ऊपर प्रेशर आएगा तो वहाँ पर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी तो प्रॉपर अमाउंट में नरिशमेंट नहीं मिलेगी जहाँ पर उस एरिया में, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाएगी। सो एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी फिमोरल हेड में। उसके साथ साथ डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है
रेंज ऑफ मोशन, और मोशन को कौन कंट्रोल करता है, यानी हम मूवमेंट क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ आवर जॉइंट्स, जॉइंट्स की वजह से ही हम मूवमेंट करते हैं। लेकिन अगर जॉइंट्स में ही मसला हो जाए, उनमें एबनॉर्मल, वो एबनॉर्मल शेप की है, तो क्या हम मूव कर सकते हैं, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जॉइंट्स में ही मसला है, वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है उनकी, तो उनकी वजह से डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन होगा। देन है लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, इसमें जो है अगर जॉइंट जो है वो डिसलोकेट कर रही है तो उसकी साइज़ चेंज हो जाएगी, लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर फिर से वो रिलोकेट कर रही है तो अगेन उसकी जो लेंथ है लेग की वो चेंज हो जाएगी, तो आपको जो लेंथ है लेग की वो चेंज मिलेगी बार बार। अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस, अब जॉइंट्स में मसला है तो अर्ली वहाँ पर बार बार प्रेशर की वजह से, क्योंकि हमें पता है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसको हम वियर एंड टियर भी बोलते हैं, ज़्यादा प्रेशर की वजह से और एबनॉर्मल बार बार यहाँ पर मूवमेंट होगी तो उसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी जॉइंट्स में, जिसको हम अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। देन फिमोरल नर्व पाल्सी हो सकती है, यानी जो फिमोरल एरिया में नर्व सप्लाई करती हैं उस वो नर्व्स नेक्रोसिस की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से जब नर्व डैमेज हो जाएगी तो वहाँ पर पैरालिसिस हो जाएगी, जिसको हम पाल्सी बोलते हैं। तो फिमोरल नर्व पाल्सी हो सकती है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो कौन से वो बेबी हैं जो कि ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, फीमेल ज़्यादा रिस्क पर होती हैं बिकॉज दे हैव मोर लेग्स लिगामेंट फ्राम मैटरनल हार्मोन्स। उसके अलावा अगर किसी बेबी की ब्रीच पोजीशनिंग है, यानी ब्रीच पोजीशनिंग में क्या होता है, बेबी के जो फीट होते हैं वो पहले होते हैं, हेड बाद में होता है, तो उस दौरान हम फीट्स को जब बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो उस वजह से डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया हो सकती है। उसके साथ साथ ओलिगोहाइड्रोएमनियास, ओलिगोहाइड्रोएमनियास में जो हाइड्रोएमनियास है वो कम होता है नॉर्मल लेवल से, तो इसकी वजह से भी डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया हो सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो किस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट आर क्रूशल, जितना ज़्यादा आप अर्ली डिटेक्ट करेंगे और उसको ट्रीटमेंट करेंगे तो ये ज़्यादा क्रूशल होगा, बिकॉज पहले जो अर्ली इन्फेंसी में बोन ओसिफाइड ज़्यादा नहीं होते, तो जितना पहले आप उनको डिटेक्ट करके ट्रीट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सो यू वांट टू मैनिपुलेट देम टू ग्रो प्रॉपरली, ठीक है, अर्ली आपने उनको मैनिपुलेट करना है, उनको प्रॉपर पोजीशनिंग देनी है ताकि जो उनकी ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो। अगर डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया को आप अर्ली ट्रीट नहीं कर रहे तो उसके बाद जो बोन्स हैं वो ओसिफाई होंगे और वो इनकरेक्टली डेवलप होंगे। इनकरेक्टली डेवलप क्यों होंगे, क्योंकि अब उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज है, वो एबनॉर्मली ग्रोथ हो रहे हैं। देन अगर कोई बेबी जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा हो गया है तो 6 मंथ से ज़्यादा वाले बेबी को ट्रीट करने के लिए हम पेवलिक हार्नेस का यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हिप जॉइंट को फ्लेक्स करके रखते हैं, फ्लेक्स करके उसको एक ही पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं ताकि वहाँ पर जो ग्रोथ है वो करेक्ट वे में हो। जैसे कि हमने फ्रैक्चर्स में डिस्कस किया था, तो फ्रैक्चर्स को वापस ठीक करने के लिए, वापस उनकी ग्रोथ करवाने के लिए हम उनको एक जगह पर मेंटेन करके रखते थे, उनको इमोबाइल करते थे ताकि वो बार बार अगर मूव होंगे तो बोन हिल जाएंगे तो वो एबनॉर्मली ग्रोथ होंगे। यहाँ पर भी सेम ही कंसेप्ट है, हम फ्लेक्स पोजीशन करके उस हिप को मेंटेन करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं बाय प्रिवेंटिंग हिप एक्सटेंशन, यानी यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं करवानी, एक्सटेंशन को प्रिवेंट करना है, फ्लेक्स करके रखना है ताकि वहाँ पर जो हिप है वो प्रॉपरली ग्रो करे। ओके, अब इसके लिए थोड़ी इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं। इस तरह की होती है, ठीक है, पेवलिक हार्नेस जो कि बेबी के हिप्स को फ्लेक्स करके रखती है और उसको एक्सटेंशन से प्रिवेंट करती है। सो मस्ट वियर द हार्नेस एट ऑल टाइम, हर वक्त उसको हार्नेस जो है वो पहनी हो। डू नॉट एडजस्ट द स्ट्रैप और रिमूव हार्नेस अंटिल इंस्ट्रक्टेड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जब तक हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा तब तक आपने खुद के बिहाफ पर उसको एडजस्ट और रिमूव नहीं करना। चेंज द डायपर वाइल द बेबी इज़ इन द हार्नेस, ठीक है, डायपर भी जब बेबी हार्नेस में हो तभी चेंज करना है, ठीक है, और डायपर को चेंज करने के लिए हार्नेस को रिमूव ना करें। चेक फॉर रेडनेस, इरिटेशन और ब्रेकडाउन 2 to 3 टाइम्स पर डे, क्योंकि ये इनके ज़्यादा प्रेशर की वजह से स्किन के ऊपर रेडनेस, इरिटेशन और ब्रेकडाउन हो सकती है, तो उसको भी दिन में 2 से 3 मरतबा चेक करना है। देन प्लेस बेबी ऑन देयर बैक टू स्लीप, ओके, उनके स्लीप के लिए उनके बैक पर रखना होगा बेबी को। एंड प्लेस लॉन्ग नी सोक एंड अंडर शर्ट टू प्रिवेंट रबिंग ऑफ द हार्नेस, ठीक है,
हार्नेस के नीचे आपने लॉन्ग सॉक्स और अंडर शर्ट जो है वो रखनी है, ताकि रबिंग जो है वो ना हो हार्नेस की वजह से। देन वो बेबी जो 4 मंथ से 2 ईयर्स तक वाली एज में ही और उनको डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया है, तो उनको हम ट्रीट करने के लिए क्लोज रिडक्शन का यूज़ करते हैं, जिसमें जनरल एनेस्थीसिया रिक्वायर होती है। जनरल एनेस्थीसिया उनको प्रोवाइड करके जो सर्जन है वो क्या करता है, एसिटाब्यूलम को वापस अपनी जगह पर रखने की रखता है। ठीक है, क्लोज रिडक्शन करके वापस एसिटाब्यूलम को अपनी जगह पर पोजिशन करता है। उसके बाद उसको अपनी जगह पर रख के उसको स्पीका कास्ट लगा देता है। सर्जरी के बाद उसको स्पीका कास्ट पहना देता है, ताकि उसकी जो रिडक्शन है वो मेंटेन रहे, यानी उस एक ही पोजीशन में वो पड़ा रहे। देन स्पीका के बाद एक दूसरा वियर होता है जिसको हम ब्रेस बोलते हैं, वो भी उसको पहना देते हैं, ताकि जो तब तक पहना देते हैं जब तक एसिटाब्यूलम फुल्ली नॉर्मल ना हो जाए। ओके, यानी फुल्ली वो अपनी पोजीशन में टिक ना जाए। वो बेबी जो 2 ईयर से ज़्यादा बड़ा है और उसको सर्जरी और हार्नेस दोनों से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, तो उनके लिए ओपन सर्जिकल रिडक्शन जो है वो यूज़ की जाती है। यानी ओपन सर्जरी करके जो भी ओसिफिकेशन वगैरह हो गई है उनको काट कर प्रॉपर शेप देकर उसको एक पोजीशन में रखा जाता है ओपन सर्जरी करके, और बाद में उसको कास्टिंग दी जाती है, यानी ताकि जो उनकी पोजीशन है वो चेंज ना हो, एक ही पोजीशन में टिके रहे, होल्ड रहे, ताकि वहाँ पर प्रॉपर ग्रोथ हो हिप्स की। तो ये जो है वो 2 ईयर से जो ज़्यादा बेबी बड़े होते हैं उनके लिए है ओपन सर्जिकल रिडक्शन। सो दिस वाज द होल अबाउट डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया ऑफ हिप्स। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।